रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री विद प्रोफेसर असलम सैयद के 83वें प्रोग्राम में आज आपकी खिदमत में आपका मेज़बान साजिद अवान हाजिर है। आपको जैसा कि मालूम है कि हम चाइनीज़ हिस्ट्री फ्रॉम एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी के सफ़र में चल रहे हैं। आज इसका हमारा 17वां सेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हम चाइनीज़ हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। दरअसल ये सेशन इतना लंबा चला कि बहुत सारी चीज़ें थी जो हम चाह रहे थे कि कवर हों, लेकिन ये फैलता फैलता काफ़ी तफसील में चला गया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें इसको वाइंड अप कर लें अगर ये हो सका तो। जैसा कि आपको अंदाजा है कि ये 1 लाख साल की तकरीबन हमने 1.25 लाख साल की तारीख इसमें चाइना की उसमें बहस की है, जो उसमें एंशियंट टाइम से लेके उसके डायनेस्टिक पीरियड और फिर मॉडर्न चाइना जो कि 1912 से उसके पहले इनकलाब से शुरू हुआ। ये जो 2-3 इनकलाबात थे, एक जो पिछली सदी थी उसमें चाइना एक बड़ी ज़बू हाली की सूरत हाल से निकल के आज़ाद होता है और मॉडर्न चाइना की लेटेस्ट फॉर्म जो हमारे सामने आती है वो माओ के रेवोल्यूशन से 1949 में। जिन बुनियादी सवालात को हमने इस दौर में टच किया और कवर करने की कोशिश की कि वो चाइनीज़ तहज़ीब जो है वो क्या है, उसकी क्या ख़ासियत है, दुनिया से वो बिल्कुल मुख्तलिफ तहज़ीब कैसे और क्यों है, और इस तारीख के जो मुख्तलिफ अदवार थे वो, और फिर चाइनीज़ हिस्ट्री के जो सोर्सेज थे उन पे बात हुई। तो अब हम चूँकि मॉडर्न चाइना की तरफ आ रहे हैं तो इसमें आज हम ये देखना ये चाहेंगे कि मॉडर्न चाइना बना, उसमें उसका दुनिया की सियासत में, दुनिया की तहजीब में, दुनिया की तारीख में क्या रोल रहा, दुनिया चाइना को कैसे देखती है। चाइना इस वक्त वैसे तो दुनिया का जोग्राफिकली तीसरा बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है। मईशत के लिहाज से अमेरिका के बाद ये दूसरी बड़ी मईशत है और कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये 2025 के बाद ये शायद लीडिंग इकोनॉमी हो जाएगी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या 2030 में। तो ऐसी सूरत हाल में एक मुल्क जो एक सदी पहले बिल्कुल ही मुआशी, इखलाकी, सकाफती, माशरती ज़बू हाली का शिकार था, वो किस तरह से उठ के इतनी बड़ी ताकत बन गया। मैं अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर असलम सैयद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। और सर, आपने जिस तफसील से ये चाइनीज़ तारीख के मुख्तलिफ पहलुओं को, मुख्तलिफ अदवार को, इसकी मुख्तलिफ जहतों को अनफोल्ड किया, हमारे लिए ये बहुत ही शानदार है। आज मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सर, मॉडर्न चाइना को पहले सवाल से सर शुरू करते हैं। जैसा कि मॉडर्निटी का डिस्कोर्स है, क्या हम कह सकते हैं कि चाइना मॉडर्निटी के फेज में आ गया? यानी इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद लिखा ये जाता है कि ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। तो सर, इस हिसाब से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस पे जरा रोशनी डालें जनाब प्रोफेसर असलम जी, सैयद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं ना, ये ग्राफ एक बनाते हैं कि डेवलप्ड कौन सा मुल्क है, डेवलपिंग कौन सा है, अंडर डेवलप्ड कौन सा है, तो देखना ये होता है कि हम मेयार किसको बनाते हैं। अभी तो आप मेयार पर कैपिटा इनकम को बनाते हैं तो उसका रिजल्ट और आएंगे। अगर आप मेयार इसको बनाते हैं जो आजकल रिवाज है कि बोलने की आज़ादी किस मुल्क में ज़्यादा है, सो कॉल्ड जमहूरी इदारे कहाँ पनप रहे हैं, तो फिर और आएगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लोग इस एज में जिसमें हम सब रह रहे हैं, आर दे familiar with the pulls and pushes of that age? Are they conversant with what's going on in the world today? And are they prepared to meet different challenges that are offered by whatever world system exists? इसको जब आप बनाएंगे तो चाइना इज फार अहेड ऑफ मैनी कंट्रीज। चाइना फिर मॉडर्न ही नहीं बल्कि बहुत मॉडर्न आप उसको देखेंगे। लेकिन अगर वही देखने हैं कि जी वहां पे ऑपोजिशन के साथ क्या सलूक होता है, ये अब रटे रटाए बातें हैं।
ये एक तरह से एक पैराडाइम बन गया है दुनिया को ज़लील करने के लिए दूसरे ममालिक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ठीक नहीं अपने ताल्लुकात रखते, कि वो उनको अगर नीचा दिखाना है तो बस ये एक ले लो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बड़ी होती हैं वहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए इस अगर आप चैप्टर को बंद कर दें, तो मैं आपको बताऊँ कि चाइना उस वक़्त मॉडर्न था, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज़ मिडीवल। अमेरिका तो उस वक़्त एक्ज़िस्ट भी नहीं करता था व्हेन चाइना एंटर्ड द मॉडर्न एज। और अगर मॉडर्न एज इल्म की तरक्की है और क्राफ्ट्स की तरक्की है, तिजारत की तरक्की है, इंस्टीट्यूशंस की तरक्की है जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और राइट्स हैं औरतों के और मर्दों के, तो चाइना वाज़ फार अहेड देन मैनी अदर कंट्रीज़। अब आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, वो ज़्यादा इंट्रिगिंग है। देखिए, चाइना की अगर आप बात करें तो चलें पहले का छोड़ दें आप 1920 से 1949 तक देखें आप। ये 29 इयर्स में कितनी एक कंटिन्यूअस सिविल वॉर है। सुन याट-सेन से शुरू कर लें आप तो 1929 तक ये 1949 तक है, कंटिन्यूअस। कम्युनिस्ट्स वर्सेस अदर्स। फिर जापान के साथ इतनी लंबी जंग है। which starts much earlier than the Second World War और 45 तक रहती है, बल्कि in some cases 46 तक रहती है। फिर चियांग काई शेक जब जाता है अपने दोस्तों हमराहियों को लेके फार्मोजा, जिसको अब ताइवान कहते हैं, तो बिग बिजनेस एलीट जो सोसाइटी को रन करती थी, वो सब कुछ अपने साथ ले जाता है। What is left for Mao and his followers in China? कोई एसेट नहीं है इकोनॉमिक। फसलों का जो हाल होता है जंग के दौरान, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। कोऑर्डिनेटेड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट एफर्ट्स को? नो। आर्मी जो सबसे अच्छी वेल ट्रेन्ड थी वो चियांग काई शेक ले गया साथ। इनके पास अपने गोरिल्लास थे और उनके पास भी जो गन्स थी, पुरानी गन्स थी। ऐसे मुल्क को आगे लगा के चलना और फिर by 1977, after the death of these two stalwarts, Zhou Enlai and Mao Zedong, तो दुनिया के नक्शे पे ऐसे लेके आना कि आज अक्सर ममालिक या तो इसको एमुलेट करने की कोशिश करते हैं या इससे खाइफ हैं। ये कैसे हुआ मुमकिन? आज इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम जो किया, ये 1940 से 50 से लेके 53 तक कानून साज़ी जो की है चीनियों ने, वो मैं आपको बताता हूँ ताकि हम सही-सही बातों की तरफ जाएँ। मैं अपने पास से ना कोई ऐसी बात कह जाऊँ। सबसे पहली बात तो ये थी एग्रेरियन रिफॉर्म्स लॉ, जिसमें किसी ऐसे शख्स के पास ज़मीन नहीं होगी जो उसको काश्त नहीं करता। इसका मतलब है ज़मीन उसी की मिल्कियत होगी जो उसको काश्त करता है। और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दो, मवेशी दो और जो भी मशीनरी उसको चाहिए है अपनी ज़राअत चलाने के लिए, वो उसको दो। और जो लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने हक खाया है अपने पेजेंट्स का या लोगों का, उन पे मुकदमे चलाओ और कॉन्फिस्केट कर लो बेशक उनकी लैंड्स, जिसमें लोग एग्जैजरेटेड नंबर बताते हैं कि बड़े लोग मारे इन्होंने, हो सकता है मरे हों काफ़ी। और जो रिग्रेट करते हैं कि हमने गलत किया, उनके लिए री एजुकेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उनको आप बताएं कि ये कैसे होना चाहिए। शहरों की बजाय सबसे पहले आप रूरल एरिया को तरक्की देने की कोशिश करें। कोई फॉरेन बिजनेस नहीं होगा, कोई कार नहीं इंपोर्ट होगी और कोई बैंक प्राइवेट नहीं होगा। सिर्फ बाइसिकल होंगे जो कि उन्होंने खुद बनाने शुरू कर दिए थे, उन पे कौम पूरी चलेगी। 4 बड़ी मशहूर फैमिलीज़ थी इनकी, कोंग्स, सोंग्स,
जियांग्स और चेन, उनकी तमाम इन्होंने प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली। इन्होंने कहा कि इन्होंने लोगों के माल खाने से ये सारे अमीर हुए हैं, तो दे कॉन्फिस्केटेड, देयर प्रॉपर्टीज वर कॉन्फिस्केटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पीपल। दूसरा काम जो इसने किया वो सोशल लॉज था। मैरिज रिफॉर्म लॉ खास तौर पे कहते हैं मैरिज विल बी बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट ऑफ मेन एंड वुमेन। डिवोर्स इजी कर दिया, पोलिगमी बिल्कुल बंद कर दी, एक से ज्यादा शादी कोई नहीं कर सकता, और औरतों की सेल अक्सर हुआ करती थी, वो टोटली बैन थी, और नो किलिंग ऑफ अनवांटेड फीमेल बेबीज, जो कि अक्सर होता था चाइना में, जापान में तो बहुत देर तक होता रहा कि बच्ची अगर पैदा होगी और नहीं उनकी जरूरत तो उसको आप मार दें। इसके अलावा 3 एंटीज एंड 5 एंटीज इसने इशू किए। 3 एंटीज क्या थी? नो करप्शन, नो वेस्ट, और सुनिए इसको, नो ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो लोग समझते थे कि इससे वो जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी सोसाइटी की, उसने कहा कि ये फायदे की बजाय नुकसान करती है, डिले करती है लोगों के काम को, तो इसलिए इसको टोटली खत्म कर दिया जाए। दिस वाज नॉट अ गुड डिसीजन व्हिच वी विल नो दैट लेटर ऑन इट विल बी रिवाइज्ड। और ब्राइबरी बिल्कुल पनिशेबल थी इन सर्टेन केसेस बाय डेथ। टैक्स इवेजन, फ्रॉड, टेकिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, स्पाइंग, ये तमाम चीजें उसने टोटली बैन कर दी। ये थी इब्तदा। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि पैसा कोई नहीं है। उसके लिए हमने लास्ट सेशन में जिक्र किया था कि किससे कर्जा लें, तो रशिया करीब नजर आया। रूसी भी इंटरेस्टेड थे कि शायद ये हमारा मॉडल फॉलो करें, तो रूसियों ने इनको जो कर्जा दिया वो कर्जा था, इमदाद नहीं थी, और उसमें ज्यादा टेक्निकल थी। 1% रेट पे। कुछ सालों के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि जितना हम उनको सूद दे रहे हैं हर साल, उतनी तो हमें किस्त नहीं मिलती, क्योंकि वो साल ब साल आना था। बिल्कुल हमारी सिचुएशन हो गई थी, जैसे अब हम जितना हमें मिलता है उससे ज्यादा हम कर्ज पे करते हैं, यही चाइना का हाल था। तो दे स्टॉप्ड इट। दूसरा काम जो इसने किया विच वाज अमेजिंग, वो ये था कि छोटा बिजनेस जो है उसको आप एनकरेज करो। तमाम बैंक्स को आप स्टेट ओनरशिप में ले लो। अब यहां देखिए, ये एक कमाल का एक है, हालांकि आई डोंट नो इफ दे हैड एनी इकोनॉमिस्ट अमंग्स देम और नॉट। जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं उनके साथ क्या किया जाए? बिजनेस उनका ऑलमोस्ट डेड था, कुछ नहीं हो रहा था। तो हुकूमत ने कहा कि हम आपकी मदद देते करते करेंगे, प्रोवाइडेड हमारे साथ आप पार्टनरशिप करें। तो गवर्नमेंट became a partner with the business. Government became a partner with some इंश्योरेंस या बैंकिंग एजेंसीज। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिसीजन तो वही लेते थे जो एंटरप्रेन्योर थे, गवर्नमेंट सिर्फ इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये सुपरवाइज करती थी। तो एक तरह से ये पार्टनरशिप शुरू होती है। टोटली स्टेट ओन्ड नहीं है ये चीजें। इन्होंने अंदाजा कर लिया कि जब तक लोगों को इंसेंटिव नहीं देंगे हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। रिजल्ट फिर भी कोई अच्छे ना हुए, तो 1962 में माओ ने एक मूवमेंट शुरू की जिसको कहते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये जो थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये चलती है 4 साल मजीद, और मजीद 4 साल इसको अंदाजा होता है। उसमें बड़े बड़े बहुत इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी कौम के साथ। देखिए, किसी मुआशरे को आप उसमें जो ट्रेंड्स होते हैं सोचने के, उनको चेंज नहीं कर सकते ओवरनाइट। तमाम चाइना कम्युनिस्ट नहीं हुआ था, ये जहन में रखिए आप बात। पूरा चाइना बुर्जुआजी भी नहीं था, पूरा चाइना प्रोलेटेरिएट भी नहीं था, पूरा चाइना पेजेंट भी नहीं था, पूरा चाइना वर्कर्स भी नहीं थे। मिडिल क्लास भी थी, और मिडिल क्लास के बगैर इनका गुजारा नहीं। आज आप जो मर्जी कह लें,
चू एन लाई जैसे लोग, दे डिड नॉट बिलोंग टू प्रोलेटेरिएट, ही वाज़ अ बुर्जुआज़ी। और माओ के साथ अगर मैं उस शख्स का ज़िक्र नहीं करूँगा तो चाइना की कहानी मुकम्मल नहीं होगी। चाइना को दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए एज़ एन इमर्जिंग कंट्री विद लॉट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स, सबसे बड़ा रोल चू एन लाई ने प्ले किया है उसमें। He did not agree with many things that Mao was doing, but he kept quiet. और जो वो डिफरेंस कर सकता था without annoying anybody, any high ups in the central committee, वो he kept doing it. जिसमें बेंडुंग कॉन्फ्रेंस भी आती है, बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन हम चूंकि आज सम अप कर रहे हैं, दिस आइडिया ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये लोग टीटो को देते हैं, नेहरू को देते हैं, दर हकीकत दिस वाज, अगर आप इसकी तकरीर देखें चू एन लाई की, हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सोहरवर्दी था, उस वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई इनकी चाइनीज और पाकिस्तानियों की, वो एक अलग दास्तान है। बहरहाल ये आइडिया कि आपको जरूरी नहीं कि दोनों कैंप्स में आप शामिल हों, आप अपना एक अलग कैंप बना सकते हैं। इट डिड नॉट सक्सीड, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि ये एक तरह से प्रो रशिया ही रही, प्रो सोवियत यूनियन ही रही ये नॉन अलाइंड मूवमेंट। इट नेवर रियली बिकेम द मिडल पाथ फॉर एनीबॉडी टू फॉलो, वी नो दैट टुडे। अच्छा, इसमें इसने एक आपने सुनी होगी ये स्टेटमेंट, लेट 100 फ्लावर्स ब्लॉसम। ये क्या था आइडिया? ये आइडिया था कि फिक्र पे कोई पाबंदी नहीं है, डिस्कस करो, मार्क्सिज्म को डिस्कस करो, हमारी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज करो। इसके दो मकसद थे। जो लोग क्रिटिकल हैं ऑफ माओ, वो तो कहते हैं कि ये ट्रैप था, ट्रैप था टू सी हु इज विद अस एंड हु इज अगेंस्ट अस। दूसरे कहते हैं कि नहीं, दिस वाज टू इंटेग्रेट चाइनीज कल्चरल हेरिटेज, जो हमने शुरू शुरू में आपसे कहा था कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड चाइना अनलेस यू अंडरस्टैंड कन्फ्यूशियस। वो कन्फ्यूशियस कभी, ही वाज नेवर डेड इन चाइना, वो किसी ना किसी सूरत में इनके बिहेवियर में, यानी हैरत मुझे होती है जब मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ। आपको पता नहीं, ये मालूम है यानी कि डेंग ज़ियाओपिंग पे भी बुरा वक्त आया था, उन्होंने उसको मारा नहीं, जेल नहीं भेजा, उसको एक ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया। अच्छा, तो वो लिखता है कि वो तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि जब मैं फ्रांस में चू एन लाई के साथ था तो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू इन फ्रांस। तो हमने अपनी ट्रैक्टर इंडस्ट्री को तो तरक्की दी, बिकॉज़ आई न्यू ऑल द मेथड्स ऑफ वर्किंग इन अ ट्रैक्टर फैक्ट्री। तो ये लोग हुकूमत से अगर नाराज़ भी होते थे, तो पॉलिटिकल उसका एक्सप्रेशन नहीं करते थे। दैट इज़ व्हाट कन्फ्यूशियस gave them the idea कि ठीक है, बुरा वक़्त आता है, आप तो जो आप कर सकते हैं वो करें, विदाउट बीइंग अ प्रॉब्लम। एक बंदे ने प्रॉब्लम बनी थी, लिन बियाओ ने, और उसको खुद ही एहसास हो गया कि ये कामयाब नहीं होगा, तो वो भागने की कोशिश में उसका जहाज़ क्रैश हो गया मंगोलिया में, क्योंकि जब उसको पता चला कि चू एन लाई इज़ गोइंग टू इन्वेस्टिगेट कि ये क्या कर रहा था, उसके बेटे ने, एक्चुअली वो एक साजिश थी, दैट्स अनदर केस ऑफ अमेजिंग थिंग्स के माओ की। जी? रेवोल्यूशन। हाँ, एक तरह से रेवोल्यूशन के माओ से जान छुड़ाओ, हालाँकि माओ हैड जी, डिक्लेयर्ड हिम एज़ हिज़ सक्सेसर, जी, लेकिन वो जल्दी आना चाहता था या कुछ था, जी, बहरहाल जी, वो जी, एलिमिनेट हुआ। अब ये जो पीरियड शुरू होता है 1966 से 76 तक, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन चाइनीज़ हिस्ट्री। इसमें चाइना ना सिर्फ दुनिया बाहर की एक्सप्लोर कर रहा है, चाइना की इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रही हैं, और ये जिसको हम कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से याद करते हैं, ये एक्चुअली इसके दो पहलू हैं। एक तो नेगेटिव पहलू है कि इसने जितने पुराने खिलाड़ी थे इसके साथ जो
कॉलीग्स थे, इसके काम करते थे, सबको इसने आहिस्ता-आहिस्ता किसी को जेल भेज दिया, किसी को मुल्क से निकाल दिया। मारने की तादाद कम है, एक्ज़ैजरेटेड ज़्यादा है। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि लाया कौन ये लाया है यंग लोग, नई जनरेशन लेके आया है। ये जितनी आप आज लीडरशिप देख रहे हैं चाइना की, ये सारी प्रोडक्ट है कल्चरल रेवोल्यूशन की। ये उस वक़्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसने कहा कि तुम लोग बिल्कुल आज़ाद हो, यू हैव एवरी राइट इवन टू क्वेश्चन योर टीचर्स के जो पढ़ाते हैं आपको क्लास में, ये इज़ इट गुड फॉर यू और नॉट? तो ये जो नई जनरेशन को आगे लाना था इसने, ये इन फैक्ट वाज़ गेटिंग रिड ऑफ द ओल्ड जनरेशन। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, हमसाये में इसने देखा रूस में क्या हो रहा था। रूस में स्टालिन के बाद क्रूश्चोव को थोड़ा-सा आप समझ लें कि वो कंपैरेटिवली यंगर था। जितनी जनरेशन आई है ब्रेज़नेव, कोसिगिन तक, दे वर ऑल वेरी, वेरी सीनियर सिटिज़न्स। पुरानी जनरेशन थी, नई जनरेशन उन्होंने कोई ट्रेन ही नहीं की थी। ये आई थिंक आई हैव नॉट सीन एनी हिस्टोरियन मेंशनिंग इट, but in my view this was the realization of Mao Zedong कि अगर हम इन्हीं पे बैठे रहे, डिपेंड करते रहे लॉन्ग मार्च वालों पे और ये जो हमारे साथी थे, तो नतीजा क्या होगा? अगली जनरेशन क्या करेगी? अगली जनरेशन कहाँ से इंस्पिरेशन लेगी? किसको अपना मॉडल बनाएगी वो? तो in my view this was one of the important steps he took in the name of cultural revolution. आई एम श्योर उसमें बड़ी ज़्यादतियाँ हुई होंगी। वो डब लियू शाओची बेचारा जेल में भेज दिया गया, उसको वहाँ मार दिया उन्होंने या खुद ही मर गया, कुछ लोग कहते हैं। गैंग ऑफ 4 ज़ाहिर होता है व्हिच वाज़ लेड बाय हिज़ वाइफ, माओ की वाइफ। तो ये तमाम कॉन्ट्राडिक्शंस, प्रॉब्लम जो चाइना ने देखी हैं उस वक़्त 10 साल, 66 से 76 तक, दे शो कि चाइना में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 77-78 जब ये डेंग ज़ियाओपिंग आता है इक़्तिदार में। अच्छा, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ कि चू एन-लाई डाइज़ इन जनवरी 1976। ठीक। कैंसर था उसको। वन वुड एक्सपेक्ट कि उसकी यूलोजी कम से कम माओ कुछ अल्फाज तो कहेगा उसके लिए। But he didn't. Who read the eulogy? Deng Xiaoping. ओह! Deng was very close to Zhou Enlai क्योंकि Zhou लाइक Enlai ने इसको पिक किया था फ्रांस में ठीक। और Zhou Enlai के साथ इसने काम किया, तो जो जानते थे इनके रिलेशनशिप को, उसी वक़्त से हुँ, आप देख लें कि ये मिडल पाथ चलने वाला कम्युनिस्ट था पक्का, इसमें कोई शक की बात बिल्कुल नहीं। ठीक, बिल्कुल लेकिन ठीक। वो जो प्रैग्मैटिक था, जो हुँ, देखता था कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमें हुँ, किस तरफ चलना है। तो इसलिए जो आप प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, जो इकोनॉमिक लीप देखते हैं चाइना की, दैट वाज़ इनॉग्रेटेड बाय डेंग। ये इसका आप इसकी एसोसिएशन देख लें क्योंकि चू एन-लाई चाइना से बाहर भी देखता था कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। माओ ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग था। माओ का फ़लसफ़ा ये था कि इंटरनली इफ वी आर यूनाइटेड एंड स्ट्रांग, we will be able to send a very good and positive messages abroad. दूसरी बात, बहुत लोग शायद ये नहीं जानते कि अमेरिका को हेनरी किसिंजर को बुलाना और माओ को तैयार करने वाला कि इनसे मिल लो, इट वाज आल्सो चू एन-लाई। चू एन-लाई अप्रोच्ड पाकिस्तान और कि कुछ करो इस सिलसिले में हमारी मदद। फिर हमारी गवर्नमेंट ने एक इसको भेजा है, जैसे वो एक अलग स्टोरी है, वो कभी वक़्त मिलेगा तो ये जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं उसमें हम ले आएँगे इसको। लेकिन ये उस वक़्त
वहाँ नहीं था बीजिंग में, ही सेंट हिम अ मैसेज कि वो डॉक्टर आ रहा है अमेरिका से, हेनरी किसिंजर, यू कम एंड सी हिम। तो उस वक़्त माओ आ गया, फिर माओ ने उससे बात-वात की एंड दैट ओपन्ड द डोर फॉर चाइना टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सारी इसकी जो बुनियाद अगर आप देखें प्रिपरेशन, दैट वाज़ डन बाय चू एन लाई। मैं अगर आप मुझे ये पूछें सवाल, हू इज़ द रियल मेकर ऑफ मॉडर्न चाइना? तो मैं कहूँगा कि उसके पीछे जो फ़ोर्स थी, वो इंडीड माओ ज़ेडुंग था, लेकिन उसको शक्ल देने वाला, उसको शेप देने वाला चू एन लाई था। चाइना को इमेज जो आता है ना चाइना का एक, एज़ अ कंट्री ऑन द रोड टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, वो दैट वाज़ द गिफ्ट ऑफ चू एन लाई टू द पीपल ऑफ चाइना। अच्छा, अब आपका सवाल मेरा ख़्याल मैंने क्या को रह गया है उसका या आगे हाँ, चलें? नहीं, नहीं, आगे चलते हैं। ये सर ये क्या, ये 1972 में जब रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी फर्स्ट एवर अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना में आता है, तो उससे इनका कोई लिंक्स बनते हैं। नेचुरली उसमें पाकिस्तान का रोल भी था, लेकिन ये कि क्या चाइना उस वक़्त ओपन अप हुआ, या ये पहले से ये चुन लाई और ये लोग डेन ज़ियाओपिंग ये तैयारी कर रहे थे उसे? नहीं, ओपन अप तो मैंने बताया ना 50s में, लेट 50s में 54, ठीक है। बैंडोंग जी। कॉन्फ्रेंस से अगर आप शुरू करें तो उससे, और फिर चू ठीक। एन लाई की विजिट जो थी इंडिया की, he हुँ, misunderstood India. He thought India was sincere to us in friendship. Later on, हुँ, he warned Pakistanis also that हुँ। never trust Indians. That's a different story. जी सर, उस पे हम इस वक्त नहीं जाएंगे, लेकिन जी सर। ये डेफिनेटली इनका एक्सपोजर था टू द आउटसाइड वर्ल्ड। देखें ना, शुरू-शुरू में आपको याद होगा जब सर, हमने ये बात की है कि चाइना में जो तहरीक थी कम्युनिस्ट, जी सर। उसके 3 कंपोनेंट हैं, वो आप हुँ, ज़हन में रखिए। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंडिजिनस कम्युनिस्ट मूवमेंट लेड बाय माओ ज़ेडुंग ठीक, एंड हिज कॉलीग्स, ठीक सर। जिनका कोई फॉरेन एक्सपोजर नहीं है, हुँ, सिवाय इसके कि दे आर वेरी वेल रेड, बड़े पढ़े लिखे लोग थे ये। हुँ, ये हुँ, बिल्कुल पेजेंट नहीं थे उस सेंस में। दे हुँ, न्यू वेस्टर्न फिलॉसफी, दे न्यू कार्ल मार्क्स कहाँ सही कहता है, हुँ, कहाँ गलत कहता है, कहाँ हम हुँ, उसको अमेंड कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको वैसे ही रख सकते हैं। दे न्यू हुँ, दैट। हुँ, तो ये जिसको आप कहते हैं ना जिस्ट होती है, जो मेन मटेरियल होता है। हुँ, अच्छा, 2 ग्रुप और थे। सर, एक ग्रुप था यूरोप का। ठीक, यूरोप में एक तो फ्रेंच ग्रुप था, हुँ, जिसमें ये डेंग ज़ियाओपिंग और चू एन लाई आते हैं। ठीक, एक था जर्मन ग्रुप, हुँ, जिसमें वो ऑटो ब्राउन आता है। ठीक, ऑटो ब्राउन ओरिजिनली जर्मन था, बाद में जर्मन था। लेटर ही वेंट टू रशिया, हुँ, सोवियत यूनियन, और फिर वो चाइना में आ गया। और हुँ, एक वहाँ ग्रुप है बाकायदा बर्लिन में जो काफ़ी हुँ, एक्टिव था, दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिस्ट मूवमेंट की जो बेसिक चीज़ें थी उनमें। हालाँकि अभी रेवोल्यूशन नहीं आया, जी, अभी जर्मनी ईस्ट जर्मनी नहीं है हुँ, अभी, लेकिन जर्मनी अगर आप स्टडी करें आफ्टर फर्स्ट राइख जिसको कहते हैं ये, तो उससे जी सर। लेके थर्ड राइख तक हुँ, जर्मनी में जो सबसे ज्यादा लोग मारे हैं हिटलर ने, वो जी शायद सर। कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट ही थे। जी, बिल्कुल ठीक। कम्युनिस्ट मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग थी, ये था। हुँ, अच्छा, तीसरा जो एलिमेंट है, जो सर। प्योरली इंटेलेक्चुअल्स का एलिमेंट था, वो सुन याट सेन के साथ था, हुँ, जिसमें आपको ब्रिटिश भी नज़र आएँगे, जिसमें चाइनीज़ सेटल्ड अब्रॉड नज़र आएँगे, चाइनीज़ सेटल्ड इन अमेरिका नज़र आएँगे। ये हुँ, तमाम एलिमेंट्स अगर आप ज़हन में रखें, तो तब हुँ, जाके आपको पता चलेगा कि पोस्ट 1977 चाइना में हुँ, हू इज़ प्लेइंग व्हिच रोल? हुँ, ठीक। इंडिजिनस रोल तो इन द शेप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी था, हुँ, और उसके तौर तरीके, ये भी हुँ, एक, ये डाइकोटमी नहीं है, ये ज़हन में रखिए। ठीक सर।
How does Chinese Communist Party work? Hmm. Not like Russian Communist Party. Hmm. It works exactly like Hmm. as if it is being presided over by Confucius. Hmm. Differences, yes, express karo, Hmm. but don't cross that limit. Hmm. वो लिमिट जब आप क्रॉस करोगे तो फिर आपको या Hmm. तो निकाल दिया जाएगा Hmm. या आपको वापस अपने फार्म पे भेज दिया जाएगा, जैसे ये Hmm. हुक्मरानों के साथ किया करते थे। बिल्कुल ठीक। हमने जो इनकी तारीख से एक सबक लिया है वो ये अच्छा। था कि ये डिपोज्ड हुक्मरानों को भी अक्सर मारते नहीं थे। हुँ। उनको कोई इलाका दे दिया, कोई जायदाद दे दी कि जाओ वहाँ पे जाके रहो, लेकिन शरारत ना करना, दोबारा हुँ। आने की कोशिश ना करना, यू हैव प्लेड योर इनिंग्स, अब जाके पेविलियन में बैठ जाओ। हुँ, हुँ। This is exactly what they did in the Communist Party also. ऑलराइट। हुँ, हाँ, हुँ, कम्युनिस्ट पार्टी की तारीख बड़ी डिफरेंट है। तो जो हुँ, लोग वो वही लगा रहे हैं इसके साथ इक्वेशन के जिस तरह रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो खत्म होगी, ये होगी, ये हुँ, इसलिए नहीं होगी कि इट इज़ ड्रेंच्ड इन चाइनीज़ कल्चर। अभी ये जो रिसेंट वाकया हुआ है अबाउट एक्सटेंशन ऑफ द प्रेज़ेंट जो चेयरमैन है इनकी पार्टी का, उसमें आपको ये क्लिप बड़ा हुआ है वायरल कि वो एक जो पहला प्रेसिडेंट था, उसने कोई इतराज़ किया तो किस तरह लोग उसको एस्कॉर्ट करके बाहर ले गए। उसको कुछ सज़ा के तौर पे नहीं ले गए थे। वो इसलिए ले गए थे कि यू सेड व्हाट यू वांटेड टू से अब आप तशरीफ ले जाएँ। कोई सज़ा नहीं दी, कोई जेल में नहीं डाला, कुछ नहीं किया उसको। तो ये इनका एक तरीका है कि आप जाके पहले ज़माने में ये क्या करते थे कि फैमिली बैठी है, डिस्कशन हो रही है। ये अगर आप लिटरेचर पढ़ें ना जो चाइना पे लिखा हुआ है, बहुत फ़ैसिनेटिंग है। असल में हमारा मसला ये है कि हम ज़्यादा अंग्रेज़ों के डसे हुए हैं, तो हम अंग्रेज़ी के नॉवल, अंग्रेज़ी की शॉर्ट स्टोरीज़ वो पढ़ते हैं। हमें बहुत कम हमने चीनियों की किताबें पढ़ी हैं। तो 2-3 जो मेरे मुताले में आई हैं, उसमें मैंने देखा है कि फैमिली एक डिस्कशन कर रही है बैठ के। एक बंदा को ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है। वो फैमिली वाले उसकी तरफ देखेंगे, वो उठ के विथड्रॉ करके दूसरे नहीं जाएगा कमरे में, उसी कमरे के कोने में जाके बैठ जाएगा। व्हिच विल बी एन इंडिकेशन कि आपने जो फैसला करना है वो कर लें। मैं विथड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एग्री तो नहीं करता आपके साथ, लेकिन आई विल नॉट बी अ हर्डल और एन इम्पेडिमेंट इन योर वे। ये है ट्रांजिशन चाइना की। जो आपको कम्युनिज्म में भी चाइनीज़ कम्युनिज्म में भी नज़र आएगी कि आई डोंट एग्री विद यू। यही चू लाई और माओ का रिलेशनशिप था। चू लाई न्यू कि ये गुरु है, इस वक़्त इसके साथ पंगा नहीं लेना। लेकिन एक्सप्रेस कर दो अपनी ओपिनियन और फिर चुप हो जाओ। नो फर्दर कोई ऐसी कोई सेडिशन नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू अपना पॉइंट कर दिया। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू के फॉलोअर्स होंगे तो या वो कन्विंस कर लेंगे लीडरशिप को या इतने नहीं होंगे तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया, बाकी मैं खामोश हो जाऊंगा इस तरह से। दिस वाज द वे दीज पीपल बिहेव्ड। अब आपके मैं दूसरे सवाल की तरफ, ये पार्टली मैंने बताया है कि सर। जो ओपनिंग अप टू द वेस्ट था, यानी ये बहुत बड़ी एक आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगी। 1950 में बाकायदा लॉ पास होता है कि कोई फॉरेन बिजनेस विल नॉट बी अलाउड ऑन द सॉइल ऑफ चाइना, नो फॉरेन बैंक विल बी अलाउड इन चाइना। अब सडनली आप देखते हैं कि नाउ चाइना इज लिटरली सैचुरेटेड विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन बैंक्स, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन जो मर्जी आप कर लें, यू विल फाइंड देम प्लेंटी। हाउ डिड दिस चेंज टेक प्लेस?
ये चेंज जो आई है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट एलिमेंट जो ये वेट कर रहा था कि लेट माओ स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ चाइना। इसका काम है कि चीन को अपने पाँव पे खड़ा कर देना। अब ये शायद आप कहीं ढूँढेंगे ये दिस इज़ माय असेसमेंट ऑफ चाइनीज़ हिस्ट्री, स्पेशली पोस्ट 1949 कि ये जो एक बीमार, कमज़ोर शख्स है, इसको अपने पाँव पे खड़ा कर दो, क्योंकि अगर हम इसको इसी कमज़ोरी की हालत में, कसम-पुरसी की हालत में बाहर दुनिया में लेके जाएँगे, तो लोग हँसेंगे इस पे, इसका मज़ाक उड़ाएँगे। ये आई एम गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। माओ ने इसको मज़बूत बनाया, पाँव पे खड़ा कर दिया और इनके सुपुर्द कर दिया कि लो, अब तुम करो इसके साथ जो करना है। इन्होंने वो फेस जब दुनिया को दिखाया तो दुनिया को अच्छा लगा वो फेस कि इट्स नॉट द सेम चाइना। ये वो ओपियम एडिक्ट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, अच्छा वर्कर है, ऑनेस्ट है इन इट्स डीलिंग, तो इसलिए इसको ट्रस्ट किया जा सकता है। तो सिर्फ चंद एक लोगों से जिनका एक्सपोज़र हो वेस्ट में कि ये लिबरल माइंडेड हैं, उससे इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आता। कोई कंट्री इतने बड़े स्टेक्स नहीं लेता अनलेस दे नो दैट इनसाइड चाइना देयर आर पीपल हू विल बी डूइंग व्हाट दे वांट देम टू डू। तो जिस तरह से ये इसलिए ज़रूरी था ये बताना कि लोग इसको एक तरह से रेवोल्यूशन समझते हैं, टॉपसी-टर्वी हो गया जी। माओ की पॉलिसीज़ तो जी सारी उन्होंने कर दी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ जी। जो डिसिप्लिन, जो ऑर्गनाइज़ेशन चाइना को दी माओ ने, दैट बिकेम द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ चाइना इन पोस्ट माओ पीरियड। बिल्कुल ही। ये आप नहीं उसका कंट्रीब्यूशन भूल सकते। बाकी वो ये है कि ठीक है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी उसकी पॉलिसीज़ इस तरह थी, उस वक़्त वो पॉलिसीज़ चाहिए थी, जो उसने फॉलो की। उस वक़्त उन पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी। अब ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आई होप हमारा नेबर मुल्क ये अ, अंडरस्टैंड करे हुँ, कि जो रेवोल्यूशन ईरान में आया था, जो-जो स्टेप्स इन्होंने उस वक़्त उठाए थे जब वो रेवोल्यूशन आ रहा था, वो ज़रूरी थे उस वक़्त। अब ज़रूरी नहीं है। अब उनको प्रोलॉन्ग करने का मतलब ये होगा कि लोग फेड अप हो जाएँगे उससे। यही आप एग्ज़ाम्पल देखें ये डेंग और माओ की कि दैट पीरियड इज़ गॉन। वी डिड वंडरफुली वेल ड्यूरिंग दैट टाइम। बड़ा मुश्किल वक़्त था वो और 77 में चाइना के ऊपर कोई कर्ज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रूस के साथ इसने अपनी बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार कर ली, बल्कि कुछ लोग क्या मेरा ये अपना नज़रिया है कि अगर आप इवेंट्स को देखें तो ये जो इंडिया और चाइना का झगड़ा हुआ था, ये भी इन सम वे वाज़ ट्रिगर्ड बाय रशिया। रूस का ये ख़्याल था कि ये अब हमारे साथ अलहदा हो रहे हैं, क्योंकि ख्रुश्चोव को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया माओ ने, तो उसने अपने जितने टेक्निकल एडवाइज़र थे, सारे वापस बुला लिए कि वी हैव नथिंग टू डू विद। उसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसने गलती की, उसने कहा कि आई एम विलिंग टू सेंड देम बैक, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, वी डोंट नीड देम, लेट देम बी विद यू। ये पीरियड मुश्किल था चाइना के लिए। अगर उस वक़्त आप देखें ना तो चाइना का कौन-सा दोस्त है मुल्क? यानी एक छोटा-सा जज़ीरा जो है, वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है वर्ल्ड में चाइना को। ठीक है, इनके रिलेशनशिप थे, इनके ताल्लुकात थे, डिप्लोमैटिक रिलेशंस विद मैनी कंट्रीज़, लेकिन सबके साथ नहीं थे। अच्छा, यूएन में इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उससे लेके अब इस वक़्त के पीरियड तक आने में, दोनों एलिमेंट्स एसेंशियल हैं, जो मैंने अर्ज़ किए।
कि चाइना की स्ट्रेंथ एज़ अ नेशन, इन्होंने उस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ना इन्होंने तियाननमेन स्क्वायर पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो जो वहाँ पे हुआ था कि ठीक है, लोगों को इजाज़त दें। नहीं, उन्होंने कहा हमारी ये स्ट्रेंथ है कि वी वांट टू स्टैंड यूनाइटेड एंड वी आर कम्युनिस्ट्स, नो डाउट अबाउट दैट। उस पे कोई समझौता नहीं। बाकी हम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे, इकोनॉमिक, दूसरे जो सोशल, कल्चरल जो आप चाहेंगे हम रखेंगे, लेकिन हमारे अंदरूनी मामलात में आप दखल ना दें। ये लेसन था, व्हिच इज़ लेगेसी ऑफ माओ ज़ेडुंग। हाँ जी, तो और अब कोई अगला आपने कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो? जी सर, सवालात तो सर बहुत लंबी फ़हरिस्त है। जी, जी, कर लें? बस एक, हाँ जी, जी। जी, जी, बिल्कुल सर। इसमें सर एक तो ये जो इनकी ओपन डोर पॉलिसी पे ज़रा आपने उस पे कमेंट तो किया कि चाइना किस तरह से दूसरे मुल्कों की तरफ उसने रुख किया और फिर इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन में ये के मेंबर बने और फिर ओलंपिक्स के और ये सारा और ये जो बाकी ब्रांड्स को ये वापस लेके आए, तो क्या मतलब ये और एक तरफ सर ये मतलब अमेरिका के साथ कर रहे हैं, दूसरा रशिया जैसे आपने फरमाया। यानी मुझे ऐसा लगता है कि डेंग जियाओपिंग के बाद ये जो कम्युनिज्म से इनका सोशलिज्म की तरफ शिफ्ट है और फिर सोशलिज्म भी मतलब न्यू सोशलिज्म की तरफ आ गए कि उसमें उस पैटर्न से हट के इन्होंने पीपल क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पीपल बनाई और मतलब है कि ह्यूमन राइट्स को भी एक्नॉलेज करने लगी और ये सारा। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में सर को में आप चाइना को कैसा देखते हैं सर? देखिए, अगर हम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पे इसको देखेंगे, सर, इट विल नेवर वर्क, इट हैज़ नेवर वर्क। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो मुझे याद है सर, अ, जब हम स्टूडेंट्स थे और चाइना के साथ ताल्लुकात तो बड़े एक्साइटेड होते थे, लेकिन कुछ हमारे अंदर भी ग्रुप्स थे जो कहते थे ये रिविजनिस्ट हैं, ये वो असल कम्युनिस्ट नहीं है। तो वो निकाल लाते थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या कार्ल मार्क्स की किताब, तो मैं उनको कहता था जो लेनिन ने लिखा है वो कहाँ लाओगे इसमें? लेनिन ने भी तो रिवाइज़ किया है कम्युनिज़्म को, कार्ल मार्क्स को। तो वो आप उसको तो आप एडजस्ट कर लेते हो, उसको कह देते हो मार्क्सिज़्म, लेनिनिज़्म। तो इसमें अगर तीसरा ऐड कर लो माओइज़्म तो क्या हर्ज है आपको? अब चौथा आप कर लो इसमें शामिल। देखिए, ये जितने इज़म्स होते हैं, इनको अगर आप तराजू बनाएँगे तो कोई भी कंट्री आपको उस पे पूरा नहीं नज़र आएगा उतरता हुआ। ये होते हैं आइडियाज़ टू जनरेट मूवमेंट्स अमंगस्ट पीपल। सोशलिज़्म, कम्युनिज़्म या कैपिटलिज़्म, ये जितने इज़म्स होते हैं, ये बज़ाते खुद कुछ नहीं होते, इट्स द वे पीपल यूज़ इट। इसी तरह से चाइना ने रियलाइज़ किया उस वक़्त कि इस वक़्त क्या ज़रूरत है? इस वक़्त ज़रूरत है पेजेंट्स और वर्कर्स को आगे लाने की। क्योंकि if 80% of your population is starving and without any dividends, उनके पास कुछ नहीं है, तो why would they support your country? ये ज़हन में रखा करें आप ये बात हमेशा कि मुल्क का तसव्वुर, कौम का तसव्वुर उस वक़्त होता है जब वो बाशिंदे उस मुल्क और कौम के महसूस करते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ व्हाटएवर इज़ हैपनिंग देयर। अगर खुशहाली सिर्फ चंद एक लोगों तक महदूद है, सो दे विल सेसीड, वो कहेंगे कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट। उस वक़्त माओ को ये फ़िक्र थी कि इनको मैं इकट्ठा कैसे रखूँ? और थोड़ा बहुत जो कुछ हमारे पास है अगर बाँट के तक़सीम करके खा लेंगे, तो वी विल सर्वाइव एज़ अ नेशन, पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। 2 ही होते हैं ना तरीके, एक यू हेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कि हमारे मामलात में दखल दे रही है, व्हेन यू आर डिप्राइव्ड। कितने लोग हैं जो हेट करते हैं? इफ मेजॉरिटी ऑफ देम हेट्स, देन दैट गवर्नमेंट विल फॉल, इट विल नॉट सक्सीड। अगर एक स्मॉल माइनॉरिटी को पसंद नहीं है कि हमारे मामलात में ये इंटरफियर कर रही है गवर्नमेंट,
और बहुत बड़ी मेजॉरिटी लाइक करती है, तो दैट गवर्नमेंट हैज़ द चांसेस टू सर्वाइव एंड टू गो अहेड। तो ये जितने आप देख रहे हैं, जितनी आप टर्मिनोलॉजी, अब तो चाइना में मुझे याद है, हमारे एक दोस्त पहले जाया करते थे तो चाइनीज़ फैक्ट्री से बड़े-बड़े उनके बंदे, हाथ उनके भरे हुए हैं अगर ग्रीस से या किसी और चीज़ से, और वही ब्लू उसने यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई है, तो वो शर्माते नहीं थे, वो आके हाथ मिलाते थे। They used to take pride in what they were wearing and what they were doing. वही शख्स जाता है इस इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के बाद चाइना में, तो वो वही फैक्ट्रीज़ में जाके मिलना चाहता है लोगों को। वो दे आर अपोलोजेटिक नाउ। वो कहते हैं अच्छा हम हाथ धो के कपड़े चेंज करके आपको फलाँ वक़्त में मिलेंगे। तो वो जो अटायर था माओ का और चुन लाई का, वो उतार के इन्होंने थ्री पीस सूट पहनने शुरू कर दिए, टाइयाँ लगानी शुरू कर दी। दैट वाज़ जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन कि वो अब हम नहीं रहे जो पहले थे। प्रॉस्पेरिटी आ गई है अब हमारे पास। मैं बड़े चीनियों को मिला हूँ, तो वो अब ये दे टेक प्राइड इन दैट, तो इन्होंने ये लैटिट्यूड दिया उनको, चीनियों ने। हालाँकि कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म की जिन थ्योरीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सोसाइटी में, जब आप सोसाइटी में एक चेंज देख रहे हैं, हो रही है, अगर आप उस चेंज को गाइड नहीं करते, तो इट कुड रिजल्ट इन डिज़ास्टर्स। आप उस चेंज को एक्सेप्ट करें, फिर उसका एक रोड मैप बनाएँ। चाइनीज़ लीडरशिप ने देख लिया, बिज़नेस आ गया। अच्छा, अब आप फिर दूसरा नोट करें एक, कि ये जितने कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले हैं काम के, यूरोप से या अमेरिका से या दूसरे कंट्रीज़ से, क्या इन्होंने ये कॉन्सेंट्रेट किए हैं 2-3 शहरों तक? नहीं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड देम मेनलैंड पे, जगह-जगह, जहाँ-जहाँ इनको नज़र आया कि यहाँ पे मसला है, यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, वहाँ किया। विद द रिज़ल्ट कि पूरा चाइना जो था, वो ट्रिकल्ड इफ़ेक्ट का इंतज़ार नहीं किया चाइना ने, कि कब असरात प्रॉस्पेरिटी के हम तक आएँगे। दे टूक प्रॉस्पेरिटी टू एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ चाइना। छोटा-छोटा गाँव भी कोई ना कोई चीज़ बनाता है जिससे उनमें प्रॉस्पेरिटी आ गई। कई जगह कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आ गई कि इतने बड़े-बड़े उन्होंने घर बना लिए, जो कहते हैं अब घोस्ट टाउन्स हैं ना, वहाँ कोई नहीं रहता। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, कि पूरा चाइना जो था उसमें पार्टिसिपेट उसने किया। ऐसी सूरत, एक क्लास, एक ग्रुप अगर प्रॉस्परस हो जाता है, अमीर हो जाता है, तो क्या करेंगे आप उसको? अगर पक्के कम्युनिस्ट हैं आप, तो आप उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाज़त नहीं देंगे। उसका रिज़ल्ट ये होगा कि वो दैट विल बी एन इंडिकेशन टू द अदर एस्पिरेंट्स कि क्या हम ये करें या ना करें, खामोशी से रहेंगे। उनमें कोई ऐसी एहसास नहीं होगा काम करने का, या कोई तहरीक नहीं होगी कि आगे बढ़ने की। ये इनको पता था, चीनियों को, उनको एहसास था इस बात का कि इस चेंज को एक्सेप्ट करो, बल्कि रेगुलेट करो इस चेंज को। अब यहाँ पे मैं एक और थ्योरी का ज़िक्र कर रहा हूँ, व्हिच अमेरिकन्स, बड़े-बड़े इनके फिलॉसफर्स एंटीसिपेटेड, कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब आती है, तो पॉलिटिकल लिबर्टी की तरफ हम जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब हमें ये भी करना है, मैं अब हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी करूँ, मैं अब ये भी करूँ, मैं अब वो भी करूँ। ये चीनियों को भी पता था कि प्रॉस्पेरिटी के साथ बहुत कुछ आता है। उसको उन्होंने रेगुलेट किया है, बंद नहीं किया उन्होंने उसको। तो ये जो कैपिटलिस्ट आपको को ग्रुप नज़र आ रहे हैं चाइना में, ये नहीं है कि दे आर फ्री एंड दे आर, तो वो इंतज़ार ही करते रहे। तियाननमेन स्क्वायर के वक़्त, मैं उस वक़्त अमेरिका में था, बड़ा चर्चा था कि बस अब चाइना गया। अब ये दूसरा ट्रांज़िशन है फ्रॉम सोवियत यूनियन टू रशिया।
लेकिन वो नहीं हुआ इसलिए कि दे हैड एंटिसिपेटेड दैट चेंज एंड दे रेगुलेटेड इट। अब रेगुलेटेड में 2 बातें हो सकती हैं, आप उसको रोक भी सकते हैं कि ठीक है, यहाँ तक ठीक है, उससे आगे ना स्टेप उठाइए। क्योंकि उससे आगे फिर इट विल बी नॉट गुड फॉर द अदर्स जो आपके साथ इस दौड़ में शरीक हैं। ये दिस दे डिड वेरी स्किलफुली एंड वेरी नाइसली। उसका नतीजा आप देख लें। फिर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इनकी। जब इन्होंने हांगकांग लिया है, दे डिड नॉट डिस्टर्ब एनी चाइनीज जो बड़े-बड़े मिलियनेयर थे इन हांगकांग। शुरू-शुरू में इन एंटीसिपेशन बहुत से लोग चाइनीज माइग्रेटेड टू कनाडा, खास तौर पे वैंकूवर में चले गए। वो सारे हांगकांग के लोग थे जो बड़ा बिज़नेस था, जिनके बड़े पैसे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि इन्होंने तो कोई ऐसा वहाँ पे स्टेप नहीं उठाया ऐसा, तो अब आप कर लें उनका ट्रेस कर लें उनके लिंकेजेस बैक टू द मेनलैंड हैं उनके और सारा बिज़नेस बजाय इसके कि अपना अलहदा करें, वहीं करते हैं और वहाँ ये चाइना ने रियलाइज़ कर लिया कि ये जितने फॉरेन चाइनीज़ इनको लेट देम हैव देयर पार्ट ऑफ केक जितना ये चाहते हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, बल्कि ये प्रॉस्पेरिटी जो है, तो मैंने यहाँ देखे हैं बॉर्डर टाउन्स पे यूरोप में भी, चाइनीज़ कम्युनिटी की जो आउटलेट्स हैं, पहली बात तो ये इटली से लेके जर्मनी तक, क्या आप फ्रांस के बॉर्डर्स तक देख लें, मोस्ट ऑफ देम आर सेलिंग चाइनीज़ गुड्स। दे आर at least bilingual, which means they are fluent in Chinese, they are fluent in the European languages also, और उनका ताल्लुक उसी तरह कायम है चाइना के साथ जैसे अक्सर लोगों का चाइना में अपनी कंट्री के साथ है। ये कभी इस्तेमाल नहीं हो सकते, अनलाइक सम अदर कंट्रीज इनकी मैं मिसाल नहीं देना चाहता, यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट, कि हम तुम्हें इस्तेमाल करके अपने मुल्क में वापस तुम्हें ले जाएँगे एंड यू विल डू समथिंग फॉर अस। ये चाइनीज़ को पता था कि ये भी हमारे साथ हो सकता है। तो उन्होंने खुद ही एस्टेब्लिश कर दिया इनके साथ रिलेशनशिप एंड दे रेगुलेटेड इट। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये अगर आपने ज़िक्र किया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए और उस पे फिर एक रोड मैप होना चाहिए, तो रोड मैप से सर मेरा दिमाग गया सर ओबोर की तरफ। अब कंटेम्परेरी ये चाइनीज़ पॉलिसी को देख लेते हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी, जी, आ रही, आ रही। जी, जी। तो इसमें ओबोर को देखते हैं जिसमें उसने 6 डिफरेंट सीपैक की तरह के प्लान्स बनाए हुए हैं, जो मतलब जिसमें मंगोलिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार हर एक के साथ उसके हैं। इतना कॉम्प्रिहेंसिव सर एक ट्रेड रूट निकालना, मतलब और ये इसमें इज़ इट ओनली इकोनॉमिक्स और इसकी कोई और भी इम्प्लीकेशंस हैं, और इस हिसाब से हम देखेंगे कि कल चाइना का दुनिया में क्या रोल होगा? इसे आप कैसे देखते हैं सर? जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ चूँकि मॉडल जो है वो ये है कि जिसकी इकोनॉमी मज़बूत होती दुनिया में जाता है तो उसके और पहलू भी होते हैं। सर, अंग्रेज़ आए थे एज़ ट्रेडर्स, दे लेटर ऑन दे रियलाइज़्ड दैट इफ दे विल occupy India, they will have no problem in asking these people कि जी हमें रॉ मटेरियल इस प्राइस पे दें, इट विल बिकम आवर प्रॉपर्टी एंड व्हेन वी सेल आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वी विल फिक्स द प्राइसेस, तो दे ऑक्यूपाई दैट एरिया। इसी तरह जब अमेरिकन ने अपने रिलेशनशिप या एड देना शुरू किया तो अमेरिका उस वक्त इन कंपटीशन था विद द सोवियत यूनियन फॉर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड कि हमारे साथी कितने हैं। कोई हम में से ऐसा बंदा है हमारे दोस्तों में से जो पूरी तरह हमारा साथ नहीं देता।
अगर वो हैं तो उसको हटा दें पॉलिटिकली और अपने दोस्तों को ले आएँ वहाँ पे। दिस स्टार्टेड इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल जिसको आप कहते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट इकोनॉमिक एड और डेवलपमेंट। अब हम सवाल ये पूछेंगे यहाँ पे चीनियों से कि आपके भी हैं कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस? आर यू इन कॉम्पिटिशन विद एनी कंट्री? डू यू हैव एन आइडियोलॉजी टू सेल? अमेरिका क्या सेल करता था? कैपिटलिज्म और जिसको वो कहते थे सोशल डेमोक्रेसी। रशिया क्या सेल करता था? प्रोलेटेरिएट्स, गवर्नमेंट प्रोलेटेरिएट के हकूक, लोगों के हकूक, जिसको आम उर्फ़े आम में हम कम्युनिज़्म कहते हैं। ठीक है ना जी? आइडियोलॉजी एक आपके पास है जो आपने फेंकनी है दुनिया में। चाइना की क्या आइडियोलॉजी है? आई डोंट सी एनी आइडियोलॉजी इन चाइना। बल्कि प्रैग्मैटिज़्म है चाइना की आइडियोलॉजी। कि अपने दुश्मनों के साथ भी पंगे ना लो, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करो, लेट टाइम कम, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। वो मेरी फेवरेट एग्ज़ाम्पल है मार्gaरेट थैचर को जब डेंग ने कहा था कि हम बेहतर है आप खुद ही छोड़ दें हांगकांग। हम जल्दी नहीं करेंगे लेकिन वक़्त आया तो फिर हम खुद ही ले लेंगे। तो वो कहते हैं कि वो सीढ़ियों पे गिर गई वो, सुन के ये। वो बीजिंग हॉल से नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, तो उसने बिल्कुल अलहदगी में उसको ये बात कही कि कोई और ना सुन ले। तो उसने जाते ही फ़ौरन चार्ल्स को भेजा कि जा उनके हवाले कर वरना वो तो उनके मैसेजेज़ अजीबो-गरीब आ रहे हैं हमसे। चाइना क्या करेंगे? चाइना विल नॉट ऑक्यूपाई बर्मा, चाइना विल नॉट ऑक्यूपाई थाईलैंड और मलेशिया। देखिए ना चाइनीज़ जहाँ-जहाँ डियास्पोरा है, लोग नहीं समझते हैं ना कि वियतनाम्स हैं, कोरियाज़ हैं, ये जो जितनी भी सो कॉल्ड चाइनीज़ नस्ल है, जिस पे पहले पुराने ज़माने के चाइनीज़ कहते थे कि ये हमारी एक्सटेंशन्स हैं, उनको ये ले लेंगे अपने कब्ज़े में, नो, चाइनीज़ विल नॉट डू दैट। और चाइना ने जो अपना एक मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया है, वो है हांगकांग और मकाओ का, कि वहाँ पे इन्होंने अलाउ की है एक तरह से डुअल गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल दैट दे हैव एनी आइडियोलॉजी व्हिच दे विल सेल। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे आती है दूसरी बात, ये रूट जो बनाएगा चाइना, यू थिंक दे विल लेट एनीबॉडी थ्रेटन दीज़ रूट्स? यहाँ पे मसला आता है ना फिर, जी सर। कि अगर आपने ये जो पर्ल का काम शुरू कर रहे हैं, ये एक जिसमें ये आइलैंड जो हैं, हुँ, चाइना के ईस्ट से आइलैंड शुरू होते हैं जो कि श्रीलंका तक आते हैं। जी सर। उनको ये एक तरह से एक हार की शक्ल में बना रहे हैं, उसको पर्ल कहते हैं ये। जी सर। एक राउंड हाफ सर्कल पर्ल, जिसमें ये कृष्ण। बना रहे हैं कि अगर कहीं और मसला हुआ तो हमारे ट्रेड के जो रूट्स हैं वो खुले रहें। दुनिया हुँ, में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मेरी चीज़ें बिकती रहें, हमारे पास हुँ, पैसे आते रहें। नो हुँ, शॉपकीपर लाइक्स कि उसकी दुकान के आगे आप कुछ ऐसी रुकावटें खड़ी कर दें कि वो अपना माल ना बेच सके। हुँ, दिस चाइनीज़ विल नॉट अलाउ, हुँ, दैट हुँ, आई कैन टेल यू। अब आप उसको कह लें ओके, पॉलिटिकल, जी, मसलन अगर ये सीपैक कंप्लीट होता जी, है, तो दे जी वुड सर। नॉट लाइक एनीबॉडी टू इस रूट को स्टॉप करे या इस रूट में हर्डल क्रिएट करे। हुँ, So there you can say हुँ, that perhaps they will have their same प्लान्स। political motives कि ठीक है, हुँ, जहाँ-जहाँ से ये हमारा ट्रेड रूट जाता है, ख़ाह वो सिल्क रूट है या दूसरा एरिया हुँ, है, वी वुड हुँ, नॉट लाइक एनीबॉडी। और हुँ, उस एनीबॉडी में अगर कोई गवर्नमेंट आ गई है, तो फिर उसके हुँ, साथ मसला हो सकता है कि हुँ, फिर उस गवर्नमेंट को ये क्या कहें, उनके साथ ह्यूमन नेगोशिएट करेंगे या फिर दे विल आल्सो परहैप्स ट्राई टू चेंज देयर गवर्नमेंट्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए आपको कि नोबडी लाइक्स टू बी ब्लॉक्ड
इन दैट सेंस हमें आउटलेट हमारा बिल्कुल जेन्युइन आउटलेट है। हमने किसी मुल्क पे कब्ज़ा करके आउटलेट नहीं बनाया, उनकी कंसेंट से बनाया है, पहली बात। दूसरा मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। अगर बेनिफिट सिर्फ़ चीनियों को हो रहा है इन ट्रेड रूट से, तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो मुल्क इनका साथ दें, लेकिन अगर वो भी इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, then it will be suicidal to allow anybody to stop that. This we should keep in mind कि अगर ये मसलन ये जो हमारे साथ इनका ट्रेड का रूट है, अगर तो सिर्फ चाइनीज़ इसके बेनिफिशियरीज़ हैं, तो कोई भी पाकिस्तानी या कोई बलूच या कोई भी कह देगा कि यार हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जनाब ये देखिए, ये जितनी इनकम आपको आ रही है, ये बंद हो जाएगी फिर। सो देन दे विल गार्ड दैट रूट। तो यही मैं समझता हूँ कि चीनियों की जो कामयाबी या डिफरेंट है, आगे मैं नहीं एंटिसिपेट कर सकता फ्यूचर के बारे में। अब तक जो मैंने देखा है इनकी इन्वेस्टमेंट का वो यही देखा है कि दे लेट दोज़ एरियाज़ पार्टिसिपेट एज़ पार्टनर्स कि अगर प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमें फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन यू विल आल्सो बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। ये आपको नज़र नहीं आएगा किसी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, ब्रिटिश में या सोवियत में। ये समथिंग टू बी कंसिडर्ड है। बिल्कुल सही। सर बहुत नवाज़िश और हमारा वक़्त ख़त्म हो गया बल्कि हम टाइम से स्ट्रेच आउट कर गए। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने ये चाइनीज़ हिस्ट्री के बड़े कॉम्प्लेक्स डिबेट्स को बड़े सिंपल से सादा और आम फ़हम अंदाज़ में हम तक पहुँचाया और हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से ये तमाम दोस्तों तक पहुँचा। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो जो हमें जॉइन करते हैं और हमारे प्रोग्राम को अगर जॉइन लाइव ना कर सकें तो बाद में सुनते हैं। आज फिर ऐसा ही हुआ कि हम आपके सवालात नहीं ले सके। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि इसको वाइंड अप करें। मुझे तो लगता था कि शायद आज मुश्किल होगा, लेकिन सर आपने बड़ा टेक्निकली इसे रैप अप किया और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी मशावरत से अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह आपका हामी और नाज़िर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। खुदा हाफ़िज़।